हेलो टू ऑल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए हम आपकी पुस्तिका के अध्याय 7 के टॉपिक विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक है आपका पेज नंबर 157, अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसका ये एक टॉपिक है जिसे अपन पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या खोज, क्या नए आविष्कार, क्या नए सिद्धांत और आदि तथ्यों का प्रतिपादन अरबियों द्वारा किया गया, इस सब के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जाएगा। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। यानी ये बताया जा रहा है कि जो पूर्ण मध्यकाल का समय था, उस पूर्ण मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान, यानी ईसाई गिरजाघरों और मठों में रहने वाले जितने भी विद्वान लोग थे, वो यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। यानी यूनान और रोम के अंदर जो भी विद्वान जिस भी प्रकार की कृतियां करते थे, उन सारी कृतियों की नॉलेज किन लोगों को थी? पूर्व मध्यकाल के ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वानों को। पर इन सारे विद्वानों ने इस प्रकार की कृतियों का, इन प्रकार के इनोवेशंस का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया था। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तू के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। यानी क्या बताया जा रहा है कि विज्ञान और दर्शन की शुरुआत किस प्रकार से और किस समय से मानी जा रही है? 14वीं शताब्दी से मानी जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में काफ़ी सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तू के लिखित ग्रंथों को पढ़ा और उन लिखित ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ किया, और इन ग्रंथों के जो अनुवाद किए हुए थे ऑलरेडी, उनको पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवादन सावधानीपूर्ण किया था। यानी ये कहा जा रहा है कि इन सारे विद्वानों को अरस्तू और प्लेटो के ये जो ग्रंथ अनुवादित रूप में उपलब्ध हुए थे, इसके लिए वो विद्वान किसके प्रति ऋणी थे? अरब के अनुवादकों के। अरब के अनुवादक मतलब वो लोग जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ के, पांडुलिपियों को पढ़ के उन्हें इकट्ठा करना, संग्रहित करना और उसके बाद उसे अपनी भाषा में अनुवाद करने का काम करते थे, उनके ही ये ऋणी थे। क्यों ऋणी थे? क्योंकि अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटिस अरस्तू नाम से जाने जाते हैं। ये आपको अलग अलग नाम बताए हैं कि अरबी भाषा में इन सारे विद्वानों को अलग नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ कोई और लैंग्वेज में थे, बाद में इन ग्रंथों को इन लोगों के पढ़ने लायक लैंग्वेज में बदला गया। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। क्या बताया गया है इन दो लाइनों में कि एक और तो यूरोप के रहने वाले जितने भी विद्वान थे, यानी यूरोप में रहने वाले विद्वान यूनानी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करने में लगे हुए थे। यूरोप के विद्वान, ठीक है, यूनानी ग्रंथों का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। जबकि दूसरी ओर यूनान के जो विद्वान थे, यानी यहाँ यूरोपीय यूनानी ग्रंथों का अरबी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पर दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की जितनी कृतियाँ थी, उनको अन्य यूरोपीय लोगों के बीच में उनका ट्रांसलेशन करके उन्हें प्रचारित कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। यानी ये ग्रंथ कौन से थे जिनका ट्रांसलेशन किया जा रहा था? ये सारे ही ग्रंथ
प्राकृतिक विज्ञान से, गणित से, खगोल विज्ञान से, औषधि विज्ञान से और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। यानी ये सारे ही ग्रंथ गणित और विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अल्मजेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है। यहाँ आप अंडरलाइन करोगे, टॉलेमी ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का क्या नाम था? अल्मजेस्ट। अल्मजेस्ट क्या है? खगोल शास्त्र पर रचित एक ग्रंथ है। 140 ईस्वी के समय पर, 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद किया गया था। क्या है अल्मजेस्ट? टॉलेमी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसे आप अंडरलाइन कर लेना, इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अल्मजेस्ट टॉलेमी द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसकी रचना 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में की गई थी। और किस विषय पर आधारित ग्रंथ है ये? खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। ये जो पूरा ग्रंथ है अरबी भाषा के एक विशेष उपदल में से अल का उल्लेख करता है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। यानी ये पूरी तरीके से ग्रंथ किस बात को दर्शाता है? इस ग्रंथ से, इस लिखे हुई भाषा से हमें ये पता चलता है कि यूनान और अरब के बीच में 14वीं शताब्दी के आसपास और उससे पूर्व में किस प्रकार से भाषागत संबंध रहे थे। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता है, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, यहाँ बताया है इब्न सीना क्या है। इन व्यक्तियों के नाम को यूरोपीय वर्तनी के बाद की पीढ़ियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि इब्न सीना के बारे में आगे भी बताया है। इब्न सीना लातीनी में एविसीना के नाम से जाना गया था। तो मुसलमान लेखकों के बारे में बताया है कि जिन्हें इतालवी दुनिया के बारे में ज्ञानी माना जाता था। मुसलमान लेखकों को कैसा माना जाता था? कि ये इतालवी यानी इटली की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। और अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। यानी बताया कि अरब में कौन कौन से ऐसे विद्वान सम्मिलित थे जिन्हें विद्वानों की श्रेणी में रखा? अरब के हकीम, मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक थे इब्न सीना ये, और अल राजी जिन्हें रेजेस के नाम से जाना जाता है, ये सब किस में सम्मिलित थे? अरबी विद्वानों में गिने जाते थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द, इसे लातीनी में अविरोज भी संबंधित इससे ही है। 1126 से और 98 तक का इनका काल रहा है। स्पेन के अरबी दार्शनिक थे, यानी स्पेन में रहने वाले थे और अरबी भाषा में ये अपने विचार व्यक्त करते थे। इनका नाम इब्न रुश्द था। उन्होंने दार्शनिक ज्ञान, फ़ेलसुफ़ और धार्मिक विश्वासों के बीच में तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। इब्न रुश्द जो थे, उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से धार्मिक विश्वास और दार्शनिक विश्वास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कितने अलग हैं और दोनों में क्या क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ में समझाने की कोशिश की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया, यानी इन्होंने जो विचार व्यक्त किए उसे ईसाई धर्म के अन्य विद्वानों द्वारा भी अपना लिया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे। क्या बताया जा रहा है? मानवतावादी विचार जो थे, लोग जो थे, वो लोगों तक अपनी बातों को तरह तरीके से पहुंचाने लगे। स्टार्टिंग में तो विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या मीन्स आप सिलेबस, करिकुलम बोलते हैं हम पाठ्यचर्या को। करिकुलम का मतलब होता है कि जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह ग्रहण कर रहे हो, तो उस जगह के द्वारा आपको क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है। यानी उसके अंदर सारे सब्जेक्ट का ज्ञान तो आ ही जाएगा, पर उस
विषयों के सिलेबस के अलावा आपको उस स्कूल में या उस कॉलेज में क्या खेल सिखाया जा रहा है, क्या अनुशासन सिखाया जा रहा है, कैसे चलना बोलना और अन्य गतिविधियां सिखाई जा रही हैं, वो सब पाठ्यचर्या के अंदर मानी जाती थी। तो इस तरीके से विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या का एक भाग कानून रहा, आयुर्विज्ञान रहा, धर्मशास्त्र रहा। स्टार्टिंग में केवल इन 3 विषयों के ऊपर ज़्यादा ही फोकस किया जाता था और लोग इसी से ज़्यादा अटैच्ड थे। पर फिर बाद में मानवतावादी विषय भी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने लगे और बाद में इनका उपयोग स्कूलों में भी किया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और यूरोप के अन्य देशों में भी मानवतावादी विषय को शिक्षा का एक अंग बना लिया गया और स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। अब देखो साइड में एक चीज़ लिखी हुई है, इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे, यानी इस काल में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल लड़के ही पढ़ने के लिए स्कूल और विश्वविद्यालयों में जाया करते थे। अब अगली चीज़ क्या चालू हो रही है अपनी, कलाकार और यथार्थवाद, यानी कि जो इस काल के लोग थे वो मानवतावादी थे, उनकी विचारधारा जैसी थी, उनकी विचारों के आधार पर उन लोगों ने काफ़ी सारी कलाओं का निर्माण किया। हम कह दें चित्रकला भी उन लोगों के द्वारा निर्मित की गई, मूर्ति कला भी निर्मित की गई, अलग अलग कलाकारों ने महल भी बनाए, काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया गया। तो वो जितने भी कलाओं का निर्माण किया उन सभी कलाओं में सब विद्वानों, सारे कलाकारों के स्वयं के विचार प्रदर्शित हुए। जैसे कि अगर इसमें अपन बात करेंगे तो यहाँ आपको बताया जाएगा किस तरीके से कौन सी कलाकृतियों का निर्माण किया गया और उन कलाकृतियों में कहाँ वो सारे विद्वानों ने अपने विचारों का प्रदर्शन किया और किस प्रकार से किया। उस काल में लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कला वास्तुकला ग्रंथों में मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। यानी कि मानवतावादी विचारों को फैलाने के लिए केवल लिखित शिक्षा या सैद्धांतिक शिक्षा का ही सहारा नहीं लिया गया, बल्कि लोगों तक मानवतावादी विचारधारा को पहुंचाने के लिए उस समय में कला, वास्तुकला और काफ़ी सारे ग्रंथों का भी सहारा लिया गया। जैसे यहाँ पर आपको एक कला के बारे में बताया है उदाहरण, कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी को अपनी आकृति से, आपकी आकृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर उसका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर लिया हो। ये किसने कहा है? अल्बर्ट ड्यूरर ने। ये बात जो अल्बर्ट ड्यूरर ने कही है ये बात स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से अल्बर्ट ड्यूरर ये मानते थे कि कला जो है ये मानव के विचारों को प्रदर्शित करने का साधन है। मानव अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखता है, जैसे विचार रखता है, उन सभी चीज़ों को वो मानव अपने सुंदर चित्रण और आकृतियों के माध्यम से सब लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे विचार ड्यूरर के थे। ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखा चित्र प्रार्थनारत हस्त, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या दिखा रहा है? प्रार्थनारत हस्त, यानी हाथ हैं दोनों जो जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये चित्र किसके द्वारा बनाया है? ड्यूरर के द्वारा, जिसमें 2 हाथ जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी के इतावली संस्कृति का आभास कराते हैं, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे। इस चित्र को देखकर हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से इतावली लोग अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना का सहारा लेते थे और वो लोग धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा नहीं था।
यह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। उस समय का मानव, इतावली मानव, धार्मिक तथ्यों को तो बहुत मानता था, ईश्वर को बहुत मानता था, उसकी आराधना करता था, परंतु वो मानवों पर विश्वास नहीं करता था। किस बात के लिए विश्वास नहीं करते थे वो मानव आपस में? उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी मानव इस लायक है कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को, खगोल शास्त्र के रहस्यों को, पृथ्वी के रहस्यों का वर्णन दुनिया के सामने रख सकता है। उन्हें ऐसा लगता था कि इस तथ्य की रचना तो ईश्वर द्वारा की गई है, तो इसकी व्याख्या मानव नहीं कर सकता है। इसके बाद में आपको बताया है, पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी अतीत के प्राचीन ग्रंथों की गई थी। यानी पुराने जितने कलाकार थे उनकी चीज़ों को देखकर, समझकर नए कलाकारों को भी प्रेरणा मिली और नवीन कलाकारों ने पुराने कलाकारों द्वारा जितने कलाकृतियाँ बनाई गई थी उन्हीं कलाकृतियों को और ज़्यादा विकसित करते हुए नवीन कलाकृतियाँ दुनिया के सामने रखी। साथ में जो नवीन कलाकार थे उनको इंटरेस्ट था, उनको उत्सुकता थी कि किस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों का निर्माण किया होगा। इन ग्रंथों और इन कलाकृतियों को करने के पीछे कलाकार के कैसे विचार आए, क्यों आए और किस तरीके से उत्पन्न हुए। इन सभी चीज़ों के कारण काफ़ी सारी खोजें भी की गईं। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। रोम साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसके पतन के 1000 साल बाद तक भी प्राचीन रोम और उसके जो उजड़े हुए नगर थे, उन उजड़े हुए टूटे फूटे खंडहरों में सब कुछ जो तहस नहस हो चुका था, उन खंडहरों में भी काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं मिली दबी हुई जो कि कलाकृति थी और कलात्मक वस्तुओं का एक अच्छा उदाहरण थी। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने इस परंपरा को कायम रखने के लिए इतावली वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। यानी कि ये जो प्राचीन इतावली नगर में स्त्री और पुरुषों की मूर्तियां मिली, वो दोनों मूर्तियां एक दूसरे के सम्मुख समानता से खड़ी हुई पाई गई। तो ये जो समानता थी स्त्री पुरुष के बीच की, इसे ही आगे के कलाकारों ने जारी रखा। वास्तुविदों को प्रोत्साहन मिला कि उन लोगों को भी स्त्री पुरुषों के बीच की ये जो समानता है कला में, समाज में, उसी प्रकार की बनाए रखनी है। 1416 ईस्वी में डोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। 1416 ईस्वी में एक कलाकार थे जिनका नाम क्या था, डोनातल्लो। इनके द्वारा काफ़ी सारी मूर्तियां बनाई गई, इधर आप अंडरलाइन करोगे। और मूर्तियां किस प्रकार की बनाई जाती थी? सजीव मतलब ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थी कि देखने पर मानो यूँ लगता था कि वो कोई इंसान ही बैठा है या इंसान ही खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यानी ऐसी लगती थी कि ये मूर्ति नहीं है, ये एक सजीव इंसान है। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। क्या हुआ कि जितने भी कलाकार थे अब वो क्या चाहने लगे कि वाकई में मानव जैसा है वैसा का वैसा ही चित्रण वो अपनी मूर्तियों में प्रदर्शित करें। तो ऐसा करने के लिए यानी हूबहू मानव जैसी ही मूर्ति को बनाने के लिए इन कलाकारों ने किसकी सहायता ली, किसकी हेल्प ली? इन्होंने वैज्ञानिकों की सहायता ली। और क्या किया? नर कंकालों का अध्ययन किया। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए। जितने भी कलाकार थे वो ये जानना चाहते थे कि मानव का कंकाल कैसा होता है, किस आकृति का होता है। वैसी ही आकृति और वैसी ही प्रदर्शन करने के लिए उन लोगों ने
नर कंकालों का अध्ययन किया और नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए वे सारे कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में जाते थे। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। यह अंडरलाइन कीजिए, ये नाम बताया है। ये पादुआ में एक विश्वविद्यालय है, यहाँ के ये प्राध्यापक थे, शिक्षक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य की शरीर की चीरफाड़ की। ये इधर भी आप अंडरलाइन करेंगे, ये सीधा क्वेश्चन बनेगा और ज़रूर मैं आपको दूंगी, एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण हेतु मानव के शरीर की चीरफाड़ की। इधर नाम लिखा है, आपको ये याद भी कर लेना है और टिक भी कर लेना है। इसी समय से आधुनिक शारीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। इसी समय से जब पहली बार मानव के शरीर की चीरफाड़ सूक्ष्म परीक्षण के लिए की गई, इसी समय से आधुनिक प्रकार से शरीर की क्रिया को विज्ञान के रूप में प्रकट करने हेतु नई शिक्षा का प्रारंभ हो गया। जैसे यहाँ पर एक और आपको उदाहरण दिया है, यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची का है, जिसकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। ये एक चित्र है जो कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। बहुत ज़्यादा ही ये सजीव रचना है, रूप चित्र है, बहुत ज़्यादा सजीव रचना है। ऐसा लगता है मानव वाकई में सामने ही खड़ा है। ये पूरे विश्व में जाने पहचाने जाने वाला बहुत एक प्रसिद्ध कलाकृति है। इसे लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित किया गया। लियोनार्डो दा विंची की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान में थी। उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कलाकृतियों को इस प्रकार से रूप दिया। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की। इधर आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये। लियोनार्डो दा विंची की रचनाओं के नाम बताओ तो कौन कौन से हैं? मोनालिसा और द लास्ट सपर। उनका क्या सपना था? उनका सपना था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश के पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। यानी लियोनार्डो दा विंची ने स्वयं का नाम खुद ही रखा था। और लियोनार्डो दा विंची मतलब जो लियोनार्डो दा विंची हैं, उन्होंने स्वयं का नाम क्या रखा था? परीक्षण का अनुयायी रख लिया था। और उनका क्या सपना था कि वो पक्षियों की तरह उनके साथ साथ हवा में उड़े। ऐसा करने के लिए उन्होंने उड़ते पक्षियों का परीक्षण भी किया। उन्होंने परीक्षण किया किस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाते हैं। उन्होंने परीक्षण करने के बाद में एक मशीन का भी निर्माण कर लिया था। वो उड़न मशीन थी, यानी उड़ने वाली मशीन थी। इन्हीं सब चीज़ों के कारण उन्होंने स्वयं का नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रख लिया था। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी। यानी जितने भी चित्रकार थे जो वो नए चित्र बनाए करते थे, वो सारे चित्र उनके स्वयं के ही हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी पुराने वैसे चित्र उपलब्ध नहीं थे जिस प्रकार के वो बनाना चाहते थे, जिसको देखकर वो शिक्षा ले पाएँ। लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। यानी क्या कहा जा रहा है? जिस प्रकार से मूर्तिकारों ने यथार्थ एज इट इज़ वैसे ही चित्र बनाए जैसे कि मानव है, वैसे ही इन चित्रकारों ने भी अपने चित्रों को मानव का रूप देने की कोशिश की और ऐसे ही चित्र बनाने की प्रयास किए जैसे कि मानव स्वयं सामने खड़ा है। उन्हें अब ये मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदले गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी
रूप दिया जा सकता है। यानी उन्होंने अपने चित्रों को और ज़्यादा सुंदर और यथार्थ बनाने के लिए किस चीज़ का अध्ययन किया? उन्होंने पाया कि रेखा गणित के अंदर जो हमें परिदृश्यों की शाश्वतता है वो दिखाने में सफलता मिल पाई है। तो उन्होंने ये माना कि रेखा चित्र का उपयोग करके मानव के समस्त अंगों को, हर एक अंग को अच्छे से प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये पाया कि यदि प्रकाश के बदलते हुए प्रतिरूप को प्रदर्शित कर दिया जाए, यानी धूप और छाया के माध्यम से चित्रों को और ज़्यादा सुंदर और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये बताया गया कि किस तरीके से इन सारे कलाकारों ने अब अपनी कलाकृतियों को जीवंत रूप देने के लिए विज्ञान का और त्रिआयामी चित्रण का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। त्रिआयामी चित्रण किसे? 3 डायमेंशन जिसे अपन कहते हैं, जिसमें अपनी परछाई के माध्यम से स्वरूपता दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेप चित्र जिसे अपन पेंटिंग कहते हैं, लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यानी ये बताया गया है कि जो लेप चित्र है या जिसे अपन पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग के लिए तेल को भी उपयोग किया जाने लगा। किस चीज़ के लिए? ताकि चित्रों के अंदर चमक आ सके। और तेल चित्र के रूप में प्रयोग किए जाने ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बना दिया, क्योंकि पहले वाले ही रंग अब ज़्यादा सुंदर, चटक और चमकीले दिखने लगे। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिज़ाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। उन्हें मंगोलों से मिली थी। यानी कि ये जो नए चित्र बनाए गए, इन सारे चित्रों में जो वस्त्र थे, उन वस्त्रों में डिज़ाइन भी दिए जाने लगे, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। इन सारे रंगों के प्रयोग से हमें इन सारे चित्रों में चीनी और फारसी चित्रकला जैसे ही प्रभाव दिखाई देने लगे, क्योंकि इसी प्रकार की चित्रों का वर्णन चीनी और फारसी चित्रकला में किया जाता था। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दे दिया। यानी कि इस तरीके से शरीर को वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा सुंदर प्रदर्शित किया गया। रेखा गणित के माध्यम से उसे ज़्यादा चेहरों को सुंदरता और संकीर्णता दी गई। भौतिकी और सौंदर्य के लिए भी अलग अलग तथ्यों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से इतावली कला ने इन सारी चित्रकला और पेंटिंग को नया रूप प्रदान कर दिया, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? यथार्थवाद। यथार्थवाद यानी रियलिज्म, यानी रियलिटी, वास्तविकता, इसे नाम दिया गया। इधर आप अंडरलाइन करोगे, इस पर क्वेश्चन बनेगा। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, यथार्थवाद क्या है? उत्तर इस प्रकार से बताओगे, गणित का, रेखा गणित का, विज्ञान का उपयोग करते हुए, रंगों में संयोजन करते हुए और नवीन पद्धति के माध्यम से चित्रकला और जो पेंटिंग की गई उसमें वास्तविकता नज़र आई। इस पूर्ण पद्धति को यथार्थवाद का नाम दिया गया। यथार्थवाद क्यों कहा गया? क्योंकि जो चित्र और मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो वास्तविकता में असली ही लगते थे, यथार्थ ही नज़र आते थे, इसलिए इसे यथार्थवाद कहा गया। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर बन जाएगा। और ये जो यथार्थवाद का काल यदि आपसे पूछा जाता है तो कब समाप्त होने की बता रहे हैं? 19वीं शताब्दी में। और जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये वाला काल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 14वीं शताब्दी से। तो यदि इसका काल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के ये 19वीं शताब्दी में समाप्त हुआ है, इसका काल इतना रहा था। इस प्रकार से जितने भी ये यथार्थवादी थे, इन्होंने अपनी चित्रकला को, अपनी मूर्ति कला के माध्यम से अपने विचारों को यथार्थ रूप में समाज के सामने रखा, जिसे समाज ने पसंद किया और उसे आगे विकसित भी किया जाने लगा। इस प्रकार से यहाँ ये आपका चैप्टर का टॉपिक ख़त्म हो गया है, अपन ने पढ़ लिया है। इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वास्तुकला, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उस सबसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रकार के,
सारे ही प्रश्न मैं आपके होमवर्क वाले पोर्टल पर सेंड कर दूंगी। वो सारा काम आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए, जिस डेट को दिए जा रहे हैं उस डेट को आपको वो सारा काम आपकी होमवर्क वाली कॉपी में कंप्लीट करना है, क्योंकि वो सब आपका चेक किया जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम आपको डेट टू डेट वो सारा काम कंप्लीट करना है। आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और ये वाले होमवर्क आप होमवर्क वाले पोर्टल में से चेक करोगे।